नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस बनावाली में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियां या रूरल सेटलमेंट्स। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ग्रामीण बस्तियां क्या होती है। ग्रामीण बस्तियां क्या होती है? एक ऐसी बस्ती जिसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या है, रक्त संबंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, यानी उनके बीच क्या होता है, रक्त संबंध होता है। और लगभग जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कृषि कार्यों के अंदर लगी रहती है। ऐसी बस्ती को क्या कहा जाता है, ग्रामीण बस्तियां। यानी ग्रामीण बस्तियों के अंदर क्या है, कुछ एक परिवार पाए जाते हैं और वो परिवार क्या है, रक्त संबंध के द्वारा एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो कृषि कार्यों के अंदर लीन रहते हैं। ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है, ग्रामीण बस्तियां कहा जाता है। उसके बाद है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। 4 प्रकार की होती है ग्रामीण बस्तियां, जिसमें से सबसे पहले है परिक्षिप्त बस्तियां या डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट्स। ये कौन सी होती है? परिक्षिप्त बस्तियां या डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है बिखरी हुई। हिंदी के अंदर अगर हम देखें कि ऐसी बस्तियां जिसके अंदर जो घर है वो एक साथ सटे नहीं होते, वो दूर दूर पाए जाते हैं, ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है, परिक्षिप्त बस्तियां कहा जाता है। यानी जिसके अंदर जो आपकी बस्तियां हैं, उस बस्ती के अंदर जो घर है वो घर एक दूसरे से सटे नहीं होते, वो एक दूसरे से दूर दूर पाए जाते हैं। ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है, परिक्षिप्त बस्तियां कहा जाता है। ये बस्तियां कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी? जहां जनसंख्या विरल होगी, जनसंख्या कम पाई जाएगी और क्षेत्रफल आपका ज्यादा होगा। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज के अंदर क्या है, पॉपुलेशन कम है लेकिन जो एरिया वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर क्या होगा, परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाएगी। मतलब जहां क्या होंगे, लोग एक दूसरे से दूर घर बनाकर रहते हैं, वो बस्तियां आपकी क्या कहलाएगी, परिक्षिप्त बस्तियां। उसके बाद है सहंत बस्तियां। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सहंत बस्तियां। यहां हमने पढ़ा था कि यहाँ घर क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, सटी हुई नहीं होती। लेकिन यहाँ सहंत बस्तियों के अंदर क्या होगा, जब जहां जनसंख्या सघन होगी। ऊपर वाले के अंदर हमने पढ़ा था जनसंख्या क्या है, विरल है। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर सघन जनसंख्या पाई जाती है, मीन्स कि जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और एरिया कम है, उस क्षेत्र के अंदर क्या पाई जाएगी, आपकी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स पाई जाएगी। इसके अंदर क्या होगा कि जो घर है वो पास पास पाए जाएंगे, घर पास पास पाए जाएंगे। और ये मिलेगा कहाँ, ये वाला जो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये कहाँ मिलेगा? जैसे कोई रहने के लायक क्षेत्र नहीं है, कहने का मतलब जहां पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहां आपकी डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट्स मिलेगी। लेकिन जो नदी घाटियों का क्षेत्र है, जहां उपजाऊ भूमि पाई जाती है, उस क्षेत्र के अंदर आपकी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स मिलेगी। कहने का मतलब क्या होगा कि जहां लोग पास पास घर बना के रहते हैं, वहां आपकी कौन सी बस्तियां होगी, सहंत बस्तियां। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। पहले के अंदर क्या है, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंदर जब घर एक दूसरे से दूर दूर पाए जाते हैं, और जो सहंत बस्तियां हैं जहां जनसंख्या क्या होगी, सघन होगी, या घर क्या पाए जाएंगे, पास पास पाए जाएंगे, ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है, सहंत बस्तियां कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो आपका है पॉइंट, वो है अर्ध सहंत बस्तियां। अब इन दोनों के बीच की वो क्या होगी, अर्ध सहंत बस्तियां होगी। कहने का मतलब जिसके अंदर जो बस्तियां हैं वो एक दूसरे से ज्यादा दूर भी ना हो और ज्यादा पास भी ना हो, ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि जब किसी क्षेत्र के अंदर जातिगत भेदभाव ज्यादा होता है, जातिगत भेदभाव होने के कारण क्या है, जाति के आधार पर कुछ एक लोग जो क्या करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा या नीचा मानते हैं, वो एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर देते हैं। मान लो ये क्षेत्र है उच्च जाति वाले क्षेत्रों का, ये निम्न जाति वाले क्षेत्रों का। तो यहाँ 2 प्रकार की बस्तियां हो गई। एक तो ये जो उच्च जाति के लोगों की है, और दूसरी कौन सी, निम्न जाति के लोगों की जो बस्तियां हैं। ये इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो अर्ध सहंत बस्तियां कहलाएगी। अर्ध सहंत बस्तियों का मतलब क्या है कि ये न तो ज्यादा एक दूसरे से ज्यादा दूर है और न ही एक दूसरे के ज्यादा पास है, तो इनको क्या कहा जाएगा, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। धीरे धीरे ये वाली जो बस्तियां हैं सेमी कॉम्पैक्ट, ये किसके अंदर बदल जाती है, सहंत बस्तियों के अंदर है वो बदल जाती है। उसके बाद लास्ट है पल्ली या पूर्व बस्तियां। छोटा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हेमलेटेड इनको बोला जाता है। ये कौन सी बस्तियां होगी? कई बार क्या होता है कि जो गांव होता है, गांव से कुछ दूरी पर कुछ एक लोग हैं वो अलग मकान बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। मान लो यहाँ कोई मकान बन गया, फिर यहाँ कोई मकान बन गया, फिर यहाँ कोई मकान बन गया। जैसे जैसे यहाँ पहले एक घर था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, ऐसे ऐसे क्या है घरों का आकार है वो बढ़ता जाएगा।
ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है? पल्ली या पूर्वा बस्तियां कहा जाएगा। या हिंदी के अंदर हम देख लें सीधा हमारी देशी भाषा के अंदर ढाणी जिसको बोलते हैं, यानी गांव से अलग ही लोग रहना शुरू कर देते हैं, ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है? पल्ली या पूर्वा बस्तियां कहा जाता है। तो ये थे ग्रामीण बस्तियों की 4 प्रकार। इसके बाद है ग्रामीण बस्तियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब क्या है कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका विकास किसी स्थान पर ज्यादा होगा और किसी स्थान पर कम होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसको हमने 2 भागों के अंदर बांटा है। पहला है भौतिक कारक और दूसरा आपका मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंदर जो पहला मैंने पॉइंट लिया वो है जल की उपलब्धता। मतलब क्या है कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन के अंदर जल का बहुत से कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे पीने के लिए, पशुओं के लिए, कृषि के लिए भी हम क्या करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? उस स्थान के ऊपर ही रहना पसंद करता है जहां क्या है? प्रचुर मात्रा के अंदर जल पाया जाता है, चाहे वो धरातल के नीचे है चाहे धरातल के ऊपर है। पुराने टाइम के अंदर भी हमने देखा है कि जितनी भी सभ्यताएं हुई है उन्होंने रहने के लिए उस स्थान को चुना जहां क्या था? जल प्रचुर मात्रा में था। कहने का मतलब वो नदी घाटियों के अंदर ही रहे। तो आज के टाइम में भी क्या है कि मनुष्य उस क्षेत्र के अंदर रहना पसंद करेगा जहां जल आसानी से और प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो जहां जल प्रचुर मात्रा में होगा वहां क्या होगा? बस्तियों का विकास है वो ज्यादा होगा, और जहां कम जल पाया जाएगा वहां ग्रामीण बस्तियों का विकास नहीं होगा। दूसरा है धरातल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां धरातल क्या होगा? समतल होगा। समतल होगा कहने का मतलब वहां यातायात के साधनों का ज्यादा विकास होगा। इसके अलावा जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनको भी मनुष्य क्या कर सकता है? इजिली कर सकता है। तो जहां का धरातल समतल होगा वहां क्या होगा? ग्रामीण बस्तियों का विकास ज्यादा होगा। इसके विपरीत जहां का जो धरातल है वो विषम पाया जाता है, कहने का मतलब धरातल है वो प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है, वहां ग्रामीण बस्तियों का विकास क्या होगा? कम होगा। जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र है उसके अंदर लोग कम रहना पसंद करते हैं, तो वहां बस्तियां कम विकसित होगी। उसके बाद है भूगर्भीय संरचना। भूगर्भीय संरचना का मतलब है कि किसी भी स्थान के ऊपर जो चट्टान है वो किस प्रकार की पाई जाती है। अब चट्टानों के अंदर क्या है? बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं तो वहां क्या है? खान पाई जाएगी। खान पाई जाएगी तो क्या है? वहां बहुत सारे लोग रहना पसंद कर लेंगे। कैसे पसंद कर लेंगे? क्यों? क्योंकि खान के अंदर से जब खनिज निकाले जाएंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? मजदूरों की आवश्यकता होगी। मजदूरों की आवश्यकता होगी तो वहां लोग रहना पसंद करेंगे और वहां क्या हो जाता है? ग्रामीण बस्तियों का विकास हो जाता है। जैसे भारत के अंदर छोटा नागपुर का जो पठार है वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर क्या है? बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो वहां लोग क्या कर रहे हैं? आज रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां क्या उनको रोजगार मिल रहा है। उसके बाद है मिट्टी। अब मिट्टी का क्या है? मोस्टली जो ग्रामीण बस्तियों के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? खेती के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जिस स्थान के अंदर जो मिट्टी है, मृदा है, वो कृषि के लिए क्या है? बढ़िया होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वहां ग्रामीण बस्तियों का विकास ज्यादा होता है। जैसे भारत का जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है उस क्षेत्र के अंदर क्या है? ग्रामीण बस्तियों का विकास ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो एग्रीकल्चर के लिए क्या सबसे बेस्ट है। तो जहां ऐसी मिट्टी पाई जाएगी जो क्या है? कृषि के लायक है, उत्पादन जहां ज्यादा होगा वहां ग्रामीण बस्तियों का विकास ज्यादा होगा, और जहां मिट्टी खेती के लायक नहीं होंगी वहां ग्रामीण बस्तियों का विकास क्या होगा? कम होगा। उसके बाद जलवायु, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जलवायु भी 2 प्रकार की हो सकती है, सम और विषम, जो हम पहले कई बार पढ़ भी चुके हैं। सम जलवायु क्या है? न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी। विषम जलवायु या तो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा क्या है? सर्दी। तो जहां सम जलवायु पाई जाती है, यानी न ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ज्यादा सर्दी पड़ती है, उस स्थान के ऊपर ग्रामीण बस्तियों का विकास ज्यादा होता है। और जहां विषम जलवायु, फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें अंटार्कटिका, सारे जानते हैं कि वहां की जलवायु बहुत ज्यादा विषम है, वहां मनुष्य रह ही नहीं सकता, तो वहां ग्रामीण बस्तियों का विकास नहीं होगा। तो ये थे आपके फिजिकल फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? पहला जल है, धरातल है, भूगर्भीय संरचना है, मिट्टी और जलवायु। उसके बाद है मानवीय कारक। पहला जो है वो है मानवीय स्वभाव। मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज के अंदर ही रहना पसंद करता है। समाज के अंदर रहना क्यों पसंद करता है? क्यों? इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और भी है, इसी को साथ साथ में एक्सप्लेन कर लेते हैं। सुरक्षा। समाज के अंदर क्यों रहना पसंद करता है? क्यों? क्योंकि वो समाज के अंदर अपने आप को क्या करता है? सुरक्षित महसूस करता है। और समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, कहने का मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है, वो भी मनुष्य के अंदर कहां से आती है? समाज से आती है।
तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो क्या है, समाज में घुल मिलकर रहने का है। उसी स्वभाव के कारण बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, जहां उसके सगे संबंधी मित्र सारे हो सकते हैं, और उसी के कारण क्या है, ग्रामीण बस्तियों का विकास हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर कौन सी प्रकृति पाई जाती है, समाज में रहने की। उसके बाद है जातीय परंपराएं। अलग अलग जो जाति के लोग होते हैं उनकी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनका पहनावा अलग अलग होता है। तो जाति के आधार पर लोग एक स्थान के ऊपर रहना पसंद करते हैं, एक स्थान पर रहना शुरू कर देते हैं। उनके कारण भी क्या हो जाता है, ग्रामीण बस्तियों का विकास हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ एक गांव जाति के आधार पर बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रीति रिवाज सेम होते हैं और उन्हें उसी जाति के आधार पर ही उस गांव का नामकरण तक भी हो जाता है। तो दूसरा जो फैक्टर है वो जातीय परंपरा है। तीसरा है प्रवास या माइग्रेशन। जब लोग क्या करते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के ऊपर रहना पसंद कर लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, तो जिस स्थान के ऊपर जाकर वो रहना शुरू कर देते हैं उस स्थान के ऊपर क्या हो जाता है, ग्रामीण बस्तियां हैं उनका विकास हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, यूरोप के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया था, यूरोप को छोड़ दिया था, अमेरिका और जो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है उस क्षेत्र के अंदर उन्होंने जाकर रहना शुरू कर दिया था। यानी उन्होंने क्या किया था, प्रवास किया था, जिससे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है वहां क्या हुआ था, ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ था। उसके बाद है उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब क्या है कि ब्रिटेन, या ऐसे मान सकते हैं गुलाम बोल सकते हैं हम सीधी भाषा के अंदर। जो ब्रिटेन था उन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया था। गुलाम बनाने के बाद क्या किया था, उन लोगों को काम करने के लिए वो क्या करते थे, किसी दूसरे क्षेत्र के अंदर भेज देते थे। जैसे भारतीय जो लोग थे, अफ्रीकन जो लोग थे, उनको क्या किया था, ब्रिटेन ने कहा भेज दिया था, अमेरिका और जो आपका वेस्ट इंडीज है उस क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए भेज दिया था। मतलब क्या हुआ था कि अमेरिका और जो वेस्ट इंडीज का जो क्षेत्र है वहां किसका विकास हुआ था, ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ था। उसके बाद है सुरक्षा की भावना। या एक तो यहां से मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि मनुष्य क्या करता है, समाज में सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए सुरक्षा की भावना भी क्या करती है, ग्रामीण बस्तियों को विकसित करती। इसके अलावा क्या है, पुराने टाइम के अंदर क्या करता था मनुष्य कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किलों के अंदर रहना पसंद करता था, झुंड के अंदर रहना पसंद करता था, और वो एक ऐसे क्षेत्र के अंदर रहना पसंद करता था जो क्या है, प्राकृतिक आपदा या जो आपके जीव जंतु हैं उनसे वो बचकर रह सके, उसी क्षेत्र के अंदर वो क्या करता था, रहना पसंद करता था। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है ग्रामीण बस्तियां है क्या, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं, और ग्रामीण बस्तियों की जो स्थिति है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धन्यवाद।